कार एनडीटीवी कार्निवल का जो काफिला है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली से शुरू हुआ। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होता हुआ झारखंड पहुंच गया है और झारखंड में भी जो हजारों बागों की राजधानी वो उस जगह पहुंच गया है, यानी कि हजारीबाग पहुंच गया है। और इसको झारखंड की एक समय शीतकालीन राजधानी भी माना जाता था और अंग्रेज इसको भारत की राजधानी बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बेहद सुहावना है। यहाँ कभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, आसपास जंगल का इलाका है और इसकी वजह से शहर ठंडा रहता है। लेकिन ये जंगल का इलाका ज़्यादा चर्चित रहा अपने कोयले की वजह से और खनिज संपदा की वजह से। यहाँ का कोयला, अभ्रक, तांबा दुनिया भर में भेजा जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देता है। लेकिन जिसको कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, जहाँ से सबसे ज़्यादा खनिज संपदा निकलती है, उसी शहर को, उस प्रदेश को इस संपदा का कोई खास लाभ नहीं पहुँचा। खनिज यहाँ से निकलता रहा और लोग भी यहाँ से पलायन करते रहे। पलायन एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा रहा और चुनाव अब है तब ये मुद्दे बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। हजारीबाग का जो इतिहास है वो काफ़ी समृद्ध है। अंग्रेज़ों के समय इस जगह को बसाया गया और उसके बाद से आज़ाद भारत में ये खनिज राजधानी भी एक तरह से रहा है। यहाँ से फिलहाल जो बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी ने उनका टिकट काट कर मनीष जायसवाल को टिकट दिया है और यहाँ पर जो समीकरण है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। इन समीकरणों पर बात करेंगे, चुनाव पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे और मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। बारी बारी से उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस से मुन्ना सिंह को आमंत्रित करते हैं मंच पर। वो मंच पर आएँ, आसन ग्रहण करें और चर्चा में भागीदारी करें। मुन्ना सिंह। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर अभिमन्यु प्रसाद हैं, उनको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। अभिमन्यु प्रसाद मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें ताकि हम चर्चा को आगे बढ़ा सकें। अभिमन्यु प्रसाद के अलावा हमारे साथ यहाँ पर सुकल्याण मोहित्रा भी हैं, जो प्रोफेसर हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमने उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित किया है। सुकल्याण जी, एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का मंच सज चुका है। जनता जनार्दन है, चुनाव में सबसे ज़्यादा पूजा इन्हीं की होती है। वो जनता भी यहाँ पर मौजूद है और चुनावी मुद्दे और समीकरणों की यहाँ से शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हजारीबाग में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता यहाँ पर इस चुनाव में वोट करने जा रही है। सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं और कांग्रेस के जो हमारे यहाँ पर आमंत्रित हैं मुन्ना सिंह, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को, क्योंकि मुद्दों को आकार स्वरूप देने का काम विपक्ष का है। क्या मुद्दे हैं मुन्ना जी? धन्यवाद। हजारीबाग में जो सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा अभी क्या है, महंगाई का, बेरोजगारी का, और यहाँ जो स्थानीय विधायक थे उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा का। उसमें क्या है कि उनके ऊपर इतना तरह का आरोप है, पार्टी ने कैसे उन्हें प्रत्याशी बनाया, पार्टी का कमी देखना होगा। यहाँ पे आप जितना भी तरह का इशू है हजारीबाग में, आप ज़मीन का व्यापार देख लीजिए। यहाँ गरमजुरवा ज़मीन में सभी लोगों का मकान तोड़ के मकान टूटा, उनका स्कूल उसमें स्थापित है। कोयला का व्यापार जो यहाँ पे साइडिंग चल रहा है उसमें सारा उनका वर्चस्व है। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, बांका, बानादाग, कुसुम्भा, कटकमदाग, बांका, सारे लोग, फथा, सारे लोग प्रभावित, विस्थापित लोग परेशान हैं। उन लोग को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसमें उनकी भागीदारी नहीं मिल रही है, वो व्यवसाय उनका वहाँ चल रहा है। स्कूल यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी स्कूल पहले जो हजारीबाग का एक गौरव का विषय हुआ करता था, आज सारा स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। 10 साल उनका कार्यकाल यहाँ पे हो गया। अपना उनका प्राइवेट स्कूल से, एक स्कूल से 2 स्कूल हो गया, लेकिन एक भी। मुन्ना सिंह जी, अभी सरकार यहाँ पर किसकी है? सरकार तो जेएमएम कांग्रेस की है। तो सरकार आपकी है, अगर कुछ इलीगल है, अवैध है, तो आप कार्रवाई करने के बजाय मंच से आरोप लगा रहे हैं। उसमें क्या हुआ कि कार्रवाई हमने, मैं आपको जानकारी दे दें, वहाँ के विरुद्ध में हमने आंदोलन भी किया था। उसमें मेरी अरेस्टिंग हुई थी, क्योंकि एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस के बाद हमारी अरेस्टिंग हुई। मैं जेल गया और काफ़ी ग्रामीण भी उसमें परेशान हुए। तो इसलिए चूँकि
एनटीपीसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इसलिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का बहुत इंटरफेरेंस नहीं चल पाता है। लेकिन आपने जितने मुद्दे गिनाए सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है क्या? नहीं, सब जगह नहीं। अभी आप देखेंगे बाकी जगह क्यों नहीं कर अभी हजारीबाग में सीएम मतलब स्कूल आप राजनीतिक मंच का इस्तेमाल, इस मंच का इस्तेमाल राजनीति सेटल करने के लिए कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप सरकार आपको कार्रवाई करके यहाँ गिना देते कि ये इलीगल था हमने किया, ये इलीगल था हमने किया, तब तो बात थी ना। अभी केवल आरोप लगा रहे हैं। अभिमन्यु प्रसाद जी, ये आरोपों में दम है? देखिए, आरोप पूरी तरह से गलत है। आज हजारीबाग में जो मुन्ना सिंह जी बता रहे हैं, यहाँ एनटीपीसी जो खनन परियोजना जो आया है उससे हजारीबाग का रोजगार बढ़ा है, त्रिवेणी सैनिक के आने से रोजगार बढ़ा है। बहुत जल्द और भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हजारीबाग में पिछले कई वर्षों से अपना काम कर रही है और बहुत हद तक जो रोजगार का जो मुद्दा होता है उससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर रोजगार का जो मामला है, ये रोजगार का मामला पूरा जीवन भर चलने वाला है, लेकिन हजारीबाग में रोजगार का मुद्दा बहुत हद तक जो है वो सुधर गया है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पे खनन कंपनियां हैं और उसमें लोगों को काफी हद तक रोजगार मिल रहा है। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि ये तो मुद्दे जो है इन पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन फिलहाल सरकार आपकी सरकार ने कितने रोजगार यहाँ पर पैदा किए? अभी क्या है देखेंगे, हजारीबाग में एक नया स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुला है जो हमारे झारखंड सरकार का सीएम का प्रयास से, जो हिंदू स्कूल था उसको सीएम ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, जिसमें जो गरीब बच्चे, जो पिछड़े बच्चे, उन्हें शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। अभी नया स्टार्ट हुआ है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपेक्षा हमारा झारखंड था, जिसमें इंदिरा आवास का फंड, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास था उसका फंड रोक दिया गया था, तो हमारा झारखंड सरकार ने आबू आवास योजना यहाँ पे लाया। जितने भी जो लोग जिनके पास मकान नहीं था, सारे लोग को, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, आरक्षित कैटेगरी के हों, सारे लोगों को आबू आवास देने का काम किया गया है। ये हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है यहाँ पर? देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा तो जरूर निश्चित रूप से है। तो आपने नाम ही नहीं लिया इतने बड़े मुद्दे का? मेरा कहना है, अभी मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अपने छोटे स्तर से, अभी सदर प्रखंड में एक वीडियो यहाँ पे मनमानी कर रही थी, हमने उनके खिलाफ कोर्ट गए, वीडियो का यहाँ से ट्रांसफर हुआ। हम लोग से जो बन रहा है अपने छोटे स्तर पे, कोई अभी मतलब हम अपने यहाँ की बात, हजारीबाग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने स्तर से जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है उसका विरोध करते हैं और सरकार से जो होता है सरकार कार्रवाई करती है। जी, अभिमन्यु प्रसाद जी, आप किस मुद्दे को सामने रख के वोट मांग रहे हैं? केवल मोदी की गारंटी या स्थानीय काम भी आपके पास गिनाने को? नहीं, हम लोगों के पास वोट मांगने का बहुत सारा राइट है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारा काम हुआ है, हमारे राज्य स्तर पे बहुत सारा काम है, हमारे हजारीबाग में बहुत सारा काम है। अगर हम लोग नेशनल लेवल पे अगर हम लोग देखते हैं, जिस बात को लेकर के हम लोग आम जनता के पास जा रहे हैं, तो हमारे पास 56 इंच का छाती ठोक करके कह सकते हैं कि राम मंदिर को हम लोगों ने बनवाया है। धारा 370 हम लोग हटाए हैं। और अगर हम लोग देखें हजारीबाग के परिप्रेक्ष्य में, तो अभी हम आपको पहले भी बताए हैं कि यहाँ पर हमारा इतना तरह का मल्टीनेशनल कंपनी हजारीबाग में आई है। एनटीपीसी है, त्रिवेणी सैनिक है, या और भी अन्य कंपनियां जो हैं वो यहाँ पर है। हम लोगों के पास वोट उधार में मांगने के लिए नहीं जाना है। हम लोगों को अपने काम के आधार के हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और हम लोगों का स्वागत जो है पूरा हजारीबाग की जनता, देश की जनता दिल खोल करके कर रही है, जिसका परिणाम जो है आने वाले 4 जून को आपके सामने होगा। जी, सुकल्याण मोहित्रा जी, ये आपको लगता है कि जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं और वो एक बड़ा कारण बनते हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स का? देखिए, ज़मीनी मुद्दे और भावनात्मक मुद्दे एक बार हावी हो सकते हैं, 2 बार हावी हो सकते हैं, लेकिन उसका एक लाइफ है। वो बार बार एक ही मुद्दे, एक ही भावना से बहुत दिनों तक आप लोगों का वोट नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ काम तो करना के दिखाना ही पड़ेगा। और मैं इस बात पर सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आपने जो विषय को कहा भ्रष्टाचार का, तो वो देखिए, जब हम लोग पहले थे तो हम लोग सुनते थे कि नेता बहुत भ्रष्टाचारी है। अब लेकिन दौर बदल गया है, अब अधिकारी लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं और हमको अब ऐसा नेता चाहिए जो अधिकारियों पर नकेल कस सके, जो आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारी पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, सेवा लेते हैं, दौड़ाते हैं, उस पर जो नेता नकेल कर सके। न कि नेता एडजस्टमेंट कर ले अधिकारी के साथ, 2-4 काम किया अधिकारी का और वो नेता फिर चुप लगा दिए
और फिर वो बैकडोर से अंडरस्टैंडिंग से चल रहे, जो जनरली होता रहा है। तो ये हमें इस बार ऐसे नेता की उम्मीद है, जनता ऐसे व्यक्ति को जिताएगी यहाँ, जो यहाँ के जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, केवल जिला प्रशासन नहीं, नगर प्रशासन, बिजली विभाग प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उस पर जो नकेल लगा सके, आम जनता के कार्यों को उत्तरदायी प्रशासन यहाँ बना सके, ऐसे नेता को वोट दे। ऐसे लोगों के मन के अंदर की भावना मैं देख रहा हूँ। क्या भाई ठीक है ना? बिल्कुल। ये देखिए, ये जो बात आपने कही है, ये बात उम्मीद करते थे कि हम यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी दल है उसकी तरफ से कही जाए, क्योंकि वो सरकार के बाहर बैठे हुए हैं और जहाँ जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है आपकी बात से। हम अपने सहयोगी प्रभाकर जी से कहेंगे कि इन मुद्दों पर जनता की राय ले ली जाए एक बार। जी बिल्कुल, और आपसे बस निवेदन ये है कि जो बात अपनी कहनी है माइक पे कहिए, चिल्लाने से पूरा देश देखेगा, आपके शहर की बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहता हजारीबाग की बेइज्जती हो। बताइए। मैं जो सर जी हैं मोहित्रा सर, मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं सर। इसलिए इत्तेफाक रखता हूं कि ये आज के समय में ज्वलंत मुद्दा है हमारे यहाँ, और उसका दंश हम लोग झेल भी रहे हैं। दूसरी आपका कोई सवाल है तो पूछिए। सवाल तो बात की बात है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या सर आप हजारीबाग की, वो छोड़ दीजिए नेशनल लेवल पर क्या हुआ है, स्टेट लेवल पर क्या हुआ है, हजारीबाग का जो हमारा जो सदर प्रखंड का ये इलाका है जिसमें आपके विधायक जी हैं, जो उनका क्षेत्र आता है, उन क्षेत्रों में उन्होंने क्या क्या किया है? जी बिल्कुल, ये हम सवाल 2-4 ले लेते हैं, फिर आप जवाब दे देंगे इत्मीनान से। इनका कहना है कि यहाँ पे जो आपने काम किया है वो आप गिनाएं, आप राष्ट्रीय मुद्दों पर न जाएं। जी सर, मेरा सवाल आम जनता से रिलेटेड है। दोनों दलों से मेरा प्रश्न है कि सस्ती चिकित्सा, बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा, ये तीनों के हित में क्या कदम उठाया जा रहा है ताकि हम लोग आपको वोट दे सके? जी, ये दोनों के लिए है। शिक्षा, बहुत बुनियादी सवाल ये उठा रहे हैं, आप बताइए। सर, मेरा नाम विवेक है और मैं क्योंकि एक छात्र हूं तो मैं छात्र कम्युनिटी की बात को उठाऊंगा। सबसे प्रमुख बात जो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो उसमें ये पेपर लीक की बात बार बार क्यों आती है? क्योंकि हम लोग सब जी बिल्कुल, ये और जिस तरह से तालियां गूंज रही हैं, आप समझ सकते हैं कि जो ज्यादातर युवा हैं और छात्र हैं वो इससे इत्तेफाक रखते हैं। पेपर लीक जो है इनके लिए बड़ा मुद्दा है। आप इधर बताएं। आप एक सवाल और मैं लेता हूं, फिर आप जवाब दे सकते हैं। जी बोलिए। मेरा सवाल यही है कि जो बार बार हम लोग अभी तक जो बेरोजगार हैं, हमारा सरकार अभी कांग्रेस की इनका जेएमएम का है, और यहाँ का जो अगर भ्रष्ट अगर लोग हैं, एक भी वैकेंसी सही से क्लियर नहीं हुआ। जितना भी देखे, मैं सर खुद ऐसा पीड़िता हूँ। जी आपकी बात समझ गया। ये शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये सिस्टम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। सवाल आपने सुने, जवाब आपका। ये देखिए, बिल्कुल मुन्ना भैया, इसमें क्या है? एक मिनट, मैं आपको सवालों को रिकलेक्ट कर लूं ताकि आप आसानी से जवाब दे पाएं। पहला सवाल जो उठाया है कि रोजगार के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, जो अभी युवक ने कहा कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, दूसरा अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे चल रही है आपकी सरकार और आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? देखिए, यहाँ पे जो अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है झारखंड में, हम अपना पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो में आपको बता दें कि पेपर लीक में स्पेशल एक नियम लाया जा रहा है कि जो व्यक्ति पेपर लीक में अगर शामिल होते हुए पकड़ा जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप हम लोग का मैनिफेस्टो में देख लें। हम लोग यहाँ गठबंधन के सरकार, आपकी सरकार है, पहले बिल बना देते हैं आप, बाद में कहते हैं इसको लागू कर देंगे। हम बता रहे हैं आपको, वहां पे जो लोग, अभी आप देख लीजिएगा, एक मिनट भाई, अभी आप बिल पारित हो चुका है और जेएसएससी का यहाँ जो चेयरमैन थे उन्हें अपना पद से छोड़ना पड़ा। एक पदाधिकारी पे एफआईआर हुआ, उनके भाई पे एफआईआर हुआ। भैया आप शांति बनाए रखिए, आपने बात कह दी ना, ये बोले थे क्या मंच से, तो आप लोग अब शांति रखिए। हमारा ये कहना है कि पेपर लीक कह में सकते हैं कि इतना यहाँ पेपर लीक हुआ है कि उसको रोकने के लिए इन लोगों को अपना मैनिफेस्टो में जो है अपना उसका उल्लेख करना पड़ा है। आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार यहाँ पर है। मेरा ये कहना है, उसमें पेपर लीक में जितने भी लोग शामिल थे वो न्यूज में भी आया है, सारे लोग पे एक कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 बड़े पदाधिकारी जेल भी गए हैं। उसमें अगर मान लीजिए सरकार का काम है, अभी क्या बोले भैया, क्या बोले, पदाधिकारी का भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे जो पदाधिकारी जिनको जवाबदेही दी गई बहाली कराने के लिए, अगर वो पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, वो पेपर लीक कर रहे हैं, तो इसमें सरकार कार्रवाई कर सकती है ना, जो सरकार कार्रवाई कर रही है। अगर हमारी सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हमारी सरकार दोषी थी। हमारी सरकार ने कार्रवाई की। अभी ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झूठा केस में हमारे सीएम को बंद किया गया है। अभी देखिए, दिल्ली के सीएम को बंद किया गया है। आज के समय में एक चीज आप बताइए, अभी हम सारे नौजवान साथियों से पूछते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हम हिंदुत्व का सरकार है, सनातनी सरकार है।
अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का लिस्ट में आप निकाल के देखिए 450 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से पैसा लिया गया। क्यों लिया गया भाई? बड़ा अभी तो सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड का बयान आया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। बताइए अभिमन्यु प्रसाद जी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस तो इसी को कैश कराएगी। इलेक्टोरल देखिए, बॉन्ड आपकी पार्टी ने कैश अगर कराए, इलेक्टोरल अब बॉन्ड कांग्रेस में- जो है वो वोट को कैश कराएगी। अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए अगर कांग्रेस अगर चंदा नहीं लिए रहती, तब इनका बात कुछ समझ में आता था। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा अब लिया बताइए है। मुन्ना सिंह जी, आपने भी तो पैसा लिया अब एक इलेक्टोरल बार बॉन्ड। बताइए हमको, आप चंदा का रेशियो देखिए कहाँ 9,000 करोड़ से ऊपर रुपया है। चंदा लेने का क्राइटेरिया को आप लोग जस्टिफाई करें आप चैनल के माध्यम से। किस किस मान लीजिए आज हम लोग अभी क्या पार्टी हमारी बैंक करप्ट हो चुकी है, हम भी अपने तरफ से 5,000 रुपया दिए, वो चंदा को चंदा मानेंगे? जो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी उसे पैसा ले रहा है, इंडिया का बिगेस्ट गेमिंग कंपनी फ्यूचर गेमिंग, वो 1386 करोड़ रुपया चंदा दिया है। आप चंदा को जस्टिफाई करें ना। एक कार्यकर्ता चंदा दे रहा है और एक बड़ा भ्रष्टाचारी व्यापारी चंदा दे रहा है, दोनों को तो बैग बराबर थोड़े मिला देंगे आप? भदौरिया जी, इसमें जी। चंदा अपने आप में तो बुरा चीज नहीं है, क्योंकि आखिर पॉलिटिकल पार्टियां चलेंगी कैसे, उनको चंदा तो लेना है। लेकिन यहाँ जो मामला आया है, जो बीजेपी के विरुद्ध जाता है कि उन लोगों ने चंदे के आड़ में धंधा किया है, ये जो चीज है, ये बिल्कुल ये गलत डेट आरोप बैठा है। के आप जो जब रेट करवाते हैं, रेट के बाद के डेट में वो पैसा देते हैं, फिर कोई छूट जाता है, किसी को बेल मिल जाता है, कोई पार्टी में शामिल हो जाता है, कोई अप्रूवर बन जाता है, ये सब जो हिस्ट्री बाहर आ रहा है, इसके आधार पर ये भ्रष्टाचार का एक पक्ष बन रहा है। चंदा अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, इन लोगों के पास में कोई मुद्दा है नहीं जिसको लेकर के जनता के पास में जाएंगे। एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जिस चंदा में खुद ये लोग भी शामिल है। जितने भी तरह का जो राजनीतिक पार्टी है, सभी पार्टियां चलाने के लिए सबको चंदा की आवश्यकता होती है और लोग चंदा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने चंदा ने क्या कांग्रेस ने बताया कि हमने किस किस पार्टी से कितना चंदा लिया है। सो अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। खैर, आप ये बताइए कि राम मंदिर, धारा 370, सीए, इसके अलावा कोई मुद्दा है जिसके आधार पर आप हजारीबाग में ये कहें कि हमने ये काम किया है, इस पर वोट दीजिए? हजारीबाग में बहुत सारा ऐसा मुद्दा हम लोगों का है। विकास का मुद्दा है, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है, हमारे यहाँ रेलवे जो है एक बहुत बहुत पुराना चिर परिचित मांग था। आज हजारीबाग में रेलवे है और आपको हम बताना चाहेंगे कि हजारीबाग से वंदे भारत ट्रेन भी गुजरती है और पूरे भारत देश में हजारीबाग जो है एक पहला ऐसा ट्रैक है जो सिंगल ट्रैक पे वंदे भारत रांची से पटना के लिए जाती है। और हजारीबाग का जो एकमात्र अगर हम लोग कुछ मांग अगर हम लोग कहें तो ये रेलवे का ही था। दूसरा मांग था मेडिकल कॉलेज का, वो लगभग बन के तैयार हो चुका है। आपको एयरपोर्ट भी जो है वो प्रक्रिया में है। एयरपोर्ट नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, एयरपोर्ट बनने का प्रक्रिया होता है, उसका अपना बहुत सारा उसका मानक है कि एयरपोर्ट बनने के लिए क्या क्या अद्यतन को पूरा किया जाता है, वो सारा कार्रवाई चल रहा है। और आप देखिएगा, ये चुनाव समाप्त होने दीजिए, हजारीबाग में जो एयरपोर्ट बनना है वो बनेगा। जिस तरह से आज से कुछ साल पहले इसी तरह से लोगों का एक मांग था रेल, और आज हजारीबाग में रेल है। और हजारीबाग का जो एक बहुत बड़ा मांग है, हम भी मानते हैं एयरपोर्ट का एक मांग है, आम जनता का मांग है। और इस बार सरकार आने दीजिए, तो इस बार एयरपोर्ट यहाँ पे बनेगा। हजारीबाग तो गढ़ रहा है रामनवमी, और यहाँ से रामनवमी पर जुलूस निकालने की जो परंपरा यहाँ थी वो धीरे धीरे पूरे इलाके में और देश के अलग अलग हिस्सों में फैली है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि रामनवमी के बहाने बीजेपी जो है वो राजनीति खेल जाती है और कांग्रेस और बाकी दल देखते रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि राजनीति करने का देखिए क्या है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण रहा है, धर्म में राजनीतिक रूप डाल के लोगों को उकसा के धर्म का सेंटीमेंट जगा के अपना राजनीति रोटी सेकने का रहा है बीजेपी। हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, घूम घूम के हम लोग भी सारे जगह जाके लोगों को समझा रहे हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ, यहाँ रामनवमी में जो करंट यहाँ के विधायक थे, जो भी प्रत्याशी हैं लोकसभा के, सभी झांकियों में जाके बोले प्रशासन से मनाही था कि डीजे नहीं बांधना है, क्योंकि डीजे में लोग गलत गाना बजाने लगते हैं, लोगों का सेंटीमेंट जागृत होता है, एक तनावपूर्ण माहौल बनता है। प्रशासन का बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी प्रत्याशी जाके सभी जगह पे उन लोगों को बोल बोल के उकसा के डीजे बनवाए। आज हजारीबाग के लोग हैं, उन लोग से पूछिए, करीब 500 लोगों पे FIR हुआ
जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, आज उनके परिवार, उनके घर वाले परेशान हैं। तो परेशान कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यहाँ के पब्लिक हो रही है। नेताजी तो अपना नेतागिरी करके निकल जा रहे हैं, परेशान यहाँ हम लोग ये लोगों को समझाते हैं कि भाई हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का त्यौहार मनाते हैं, हम लोग मर्यादा के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार, दूसरे को क्षति न करके प्रेम से, सद्भावना से हम लोग त्यौहार को मनाएं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो 500 लोगों पे मुकदमे और नेताजी तो फुर्र हो गए, अब सांसद भी बन जाएंगे। ये हजारीबाग का जो रामनवमी है, इतना बड़ा यहाँ पे आयोजन होता है, इतना बड़ा रामनवमी, इंटरनेशनल रामनवमी है, बहुत सारी कानूनी बाध्यताएं हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया है, किसी पर आरोप लगता है, इतना बड़ा आयोजन है। अगर ये सब मामला हजारीबाग के लिए छोटा है, अगर आप देखेंगे रामनवमी में, तो हमारे यहाँ घायलों का संख्या अगर रामनवमी के दिन में देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पर्व यहाँ मनाया ही क्यों जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा आंकड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, रामनवमी को मनाने के दिन जितने लोग अपने अस्त्र से घायल होते हैं, और फिर भी देखिएगा कि हर एक साल फिर रामनवमी उसी उल्लास के साथ मनता है। लोग इसको कहीं भी बुरा नहीं मानते हैं। तो कल्याण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक क्लीन लीडर की है, और उसके उस छवि को बीजेपी हर जगह कैश कराती है। झारखंड में तो बड़ी बेढब स्थिति है, यहाँ सिटिंग सीएम को ही जेल में जाना पड़ा था। इसके अलावा यहाँ पर आदिवासियों के बीच धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहा एक समय, पैसे के दम पर या बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता रहा। हाल ही में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासी सेंटिमेंट को कैश कराने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी है। क्या आदिवासियों के बीच प्रधानमंत्री की क्लीन इमेज और इन मुद्दों का असर है, बीजेपी की तरफ झुकाव है, या उनका झुकाव अभी भी हेमंत सोरेन और बाकी दूसरे दलों की तरफ है? नहीं, देखिए, आदिवासियों के बीच में अपना स्थान बनाने में तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया है। आपने ठीक जो उदाहरण आपने दिया, और इस बार तो 15 नवंबर को वो बिरसा मुंडा जी के गांव में भी आए थे और वहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं भी उन्होंने किया, और उसको जनजातीय दिवस और क्या सब स्कीम वगैरह भी उन्होंने बहुत सारे किया। तो इस तरह से बहुत उनके जनजातियों के प्रति उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, और अच्छी खासी वोट बीजेपी की जनजातियों के बीच में भी है। उनके ढेर सारे एमएलए एमपीज भी उनके हैं। इस जनजातीय मंत्री हमारे झारखंड से अर्जुन मुंडा जी ही हैं, और इतना बड़ा जो है वो आदिवासी के हित के लिए ही अर्जुन मुंडा जी को केंद्र में उतना बड़ा लेकिन जनजातियों का अभी भी जो बहुमत है वो गुरुजी जो है, हेमंत सोरेन उतना बड़ा फैक्टर अभी भी नहीं है, लेकिन उनके पिताजी गुरुजी जो है, तो गुरुजी अभी भी जनजातियों के सर्वमान्य लीडर झारखंड के हैं। तो ये उनका एक अलग क्रेज है, और जब तक वो हैं तब तक उनका अट्रैक्शन जो है वो भारी पड़ेगा। और इसीलिए झारखंड में आज विधायक देखिएगा आप, तो बड़ी संख्या में जनजाति विधायक जो है जेएमएम के ही है। जी, जनता से बात कर लेते हैं। प्रभाकर जी बताइए। हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं, जो अभी एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा यहाँ खड़े लोगों में से आप जरा पूछ के बताएं कि कितने लोग उनको डायरेक्ट पहुँचाते हैं या उनका नंबर कितनों के पास है। प्लीज, इतने दिन से हो रहे हैं, बहुत बड़े जी। जो इनका ये इनका आरोप समझिएगा आप। इनका कहना है कि जो विधायक हैं, जो अभी आपके एमपी के कैंडिडेट हैं, वो लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं और एक्सेसिबल नहीं है। बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। अभी देखिए, मैं एजुकेशन पे बात करूंगा। अभी केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। ये झारखंड स्टेट है, यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। यहाँ गरीब छात्र ज़्यादातर पढ़ते हैं, और उच्च शिक्षा से जानबूझ के वंचित रखा जा रहा है छात्रों को, ताकि ना युवा पढ़ेगा ना बोलेगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं, अभी जेएमएम का सरकार है सर, जनजातियों का सरकार है, आपने बोला। आप ये 5 साल में जनजातियों के लिए क्या काम किया, थोड़ा उंगली पे हमको गिन के बता दीजिए बस। सर, मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उनसे कि आप लोग, जो भी सरकार यहाँ पे चल रही है, आज मैं अपने मैनिफेस्टो में 5 लाख नौकरी देने की बात की थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के युवा से कि वो 500 भी नौकरी दिए हैं, और अगर दिए हैं तो वो गिना दें। ये जेएमएम के सरकार में, गठबंधन के सरकार में, ये लीप ईयर नहीं है, 2024 लीप ईयर है ना, ये लीक ईयर है। ये लीक ईयर बोल रहे हैं इसको। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। युवा जो है, युवा कह रहा है जनजातियों के लिए क्या किया, युवा कह रहा है पेपर लीक नहीं, लीक ईयर नहीं, लीक ईयर है। 2024 हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल में जब भी क्वेश्चन होता है, चाहे पेपर होता है आंसर की, उसका एग्जाम लिया जाता है, तो क्वेश्चन आप लोग को छात्रों का गुस्सा दिख नहीं रहा है क्या? आपका देखिए, ऐसा है, गुस्सा, जो छात्रों का गुस्सा जायज है, इसलिए सरकार ने कार्रवाई भी बहुत कड़ी कार्रवाई की है। अभी जो कार्रवाई हुआ है, जैसे
सीए के चेयरमैन को हटाया गया, उन्होंने रिजाइन दिया। अभी लगातार जेपीएससी का भी एक एग्जाम कंडक्ट हुआ है तुरंत, आचार संहिता लगने के पहले। आचार संहिता नहीं लगा रहा था, और इधर कुल मिलाकर टीचर्स का, हाई स्कूल का टीचर्स का बहाली हुआ, जिसमें काफ़ी लोग इंगेज हुए। आपको सचिवालय सहायक का बहाली हुआ, एक राउंड तो बहाली हुआ ना जी 5 साल में, अरे एक राउंड तो हुआ ना बहाली। अरे 2 सचिवालय सहायक का और हाई स्कूल का सचिवालय का सर कैंसिल हो। अरे यार पिछले बार वाला यार, अरे भैया 5 साल बहाली के मामले में मुन्ना सिंह जी, अगर जनता से बात भदौरिया करने जी, लगेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। भदौरिया जी, बहाली के मामले में ये लोग दोनों दोषी हैं। बहाली के मामले में ऐसा नहीं है कि ये दूध के धोए हुए हैं और वो खाली नहीं दे रहे हैं। ये दोनों जिनके पास जहाँ इनके पास पद है, अभिमन्यु प्रसाद जी माइक उठा रहे हैं, कोई ये लोग बहाली आजकल नहीं पा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं भदौरिया है। जी, एक नया फार्मूला निकला है। हमको एक मिनट बोलने दीजिए। एक नया फार्मूला ये लोग निकाले हैं, केंद्र वाले भी और वो राज्य वाले भी, और ये भी राज्य में थे तब भी कॉन्ट्रेक्चुअल में नौकरी देते हैं। जो काम 1 लाख का होता है वो 10,000 में काम कराते हैं। तो इस मामले में ये लोग दोनों बहुत ही अपराधी हैं। ये लोग, ये अपराधी है, दोषी नहीं। ये इनका कहना गलत है, और जैसा बता रहे थे मुन्ना हम सिंह गलत जी कर रहे हैं कि ये जो पेपर लीक के मामले में बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। मैं यहाँ जितने भी जो छात्र, जितने भी यहाँ हैं विद्यार्थी हैं, या जो रोज जितने लोग नौकरी यहाँ पे चाहिए हैं, मन्नू जी, गिरफ्तारी नहीं चाहिए, नौकरी मैं ये चाहिए। जानना चाहता हूँ कि क्या 2-3 गिरफ्तारी होने से जितने लोगों का परीक्षा हुआ और जितने लोगों का पेपर लीक से जो कैरियर खराब हुआ, क्या 2-4 गिरफ्तारी होने से सबका भविष्य सुधर गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहला तो ऐसा हुआ क्यों? जब बहुत सालों के बाद रोजगार देने का अवसर आया था तब पेपर लीक हो गया, तब फिर पेपर लीक हो गया, और जब पेपर लीक हो गया तो इन लोगों ने क्या किया कि खाना पूर्ति के चलते कुछ पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, कुछ के ऊपर FIR दर्ज कर दिया। तो इतने सारे का भविष्य क्या पोती कर रही है? ऐसा नहीं है, सरकार ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है। अभी देखिए जुडिशली फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लोग का एग्जाम हो चुका है, पीटी, जिसका देखिए जितने एग्जाम आप गिनाएंगे ना, ये नीचे लोग खड़े हैं ना, अभी हुआ है क्या भाई? वोटिंग करना शुरू अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोग का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है ना, पीटी एक हुआ है। अभी जेपीएससी का जो पेपर लीक का गलत न्यूज उड़ाया गया था, जो अभी एग्जाम हुआ है, उसका भी पीटी अब रिजल्ट हमको लगता है 2-4 दिन में उसका आने वाला है। ये लोग को हम सुझाव देंगे, हाँ। ये लोग को सुझाव देंगे कि ये लोग जो पूरा लिस्ट निकालते हैं, शेड्यूल निकालते हैं कि किस दिन एडवर्टीजमेंट होगा, किस दिन रिटर्न टेस्ट होगा, किस दिन पीटी, किस दिन मेंस होगा, किस दिन रिजल्ट निकलेगा, उसी में लोग डेट निकाल दे किस दिन लीक होगा। दोनों ही पार्टी की सरकारें शिक्षक नियुक्त नहीं करते हैं, स्कूल में कॉलेज में टीचर नहीं है, ये सब कोचिंग में पढ़ते होंगे। कितने लोग कोचिंग में कोचिंग माफिया खड़ा किया जा रहा है, मतलब राज्य में पढ़ते हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल में वो पारा टीचर, पारा प्रोफेसर, पारा ये सब चल रहा है। क्या अभिमन्यु जी कोचिंग माफिया खड़ा हो गया है पूरे? हजारीबाग में शिक्षा के क्षेत्र में, हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पूरा छात्र लोग आ रहे हैं। क्रिस्पी जवाब दीजिए, और क्या कोचिंग हावी है यहाँ पर? कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, स्कूलों में नहीं जाते? ऐसा है कि लोग किसी दबाव में कोचिंग नहीं ले रहे हैं, लोग किसी दबाव में कोचिंग ले रहे हैं, वो स्वेच्छा से कोचिंग ले रहे हैं। क्या आप लोग स्वेच्छा से कोचिंग लेते हैं? कोचिंग सब स्वेच्छा से हजारीबाग में रह के एक बार लेते हैं। प्रभाकर, एक बार बात कर लेते हैं। सर अगर कोचिंग अगर जरूरी नहीं है तो इतना छात्र सब बेवकूफ नहीं है सर कि कोचिंग में जा रहा है। आपके स्कूल में कोई ढंग से पढ़ा नहीं रहा है, न टीचर आते हैं तो बस सर सैलरी लेने के लिए आ रहे हैं। टीचर का एग्जाम हो रहा है तो आप पैसा लेके। देखिए इनका लब्बो लबाव ये है कि तो आपके शिक्षा व्यवस्था का ये दोष है जिसके चलते बोल रहे हैं छात्रों को कोचिंग जितने जाना लोग पड़ यहाँ रहा है। पढ़ने आए नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। आपका आप उत्तर कह तो रहे हैं सही नहीं है। नहीं, लेकिन किसी भी सब दृष्टिकोण से अच्छे सही कह रहे हैं नहीं। कि भाई मजबूरी में जा रहे हैं। ये पूछा जाए कि मजबूरी में जाना पड़ रहा है, पढ़ना कोचिंग कोई प्रतिनिधि मजबूरी जीतेंगे तो क्या करेंगे? अगर स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होगी, पढ़ना सारे घर के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए लोग एक्स्ट्रा कोचिंग आपके लेते हैं। प्रतिनिधि अगर जीतेंगे स्कूल तो में क्या अच्छी करेंगे? पढ़ाई होगी तो कौन जाएगा? आप बताइए, आज से 20 साल 25 साल पहले आप भी कॉलेज में पढ़े होंगे, आप कोचिंग गए थे क्या? एकदम गए थे। आप कोचिंग में 20 हाँ, साल उस पहले समय गए कोचिंग थे? था ही नहीं। सारे लोग गए, क्यों हमारे गए? घर समय के यहाँ बच्चे कोचिंग जाते नहीं हैं। कोचिंग अच्छा, ये इनके कोचिंग और प्रतिनिधि शिक्षा। जीतेंगे, इनके कोचिंग- प्रतिनिधि जीतेंगे तो इस ये अलग समस्या बात का है। क्या हल नहीं, निकालेंगे, नहीं, ये कमिटमेंट ले लीजिए। ये अलग बात है। मुन्ना जी, क्या मजबूरी में जा रहे हैं? निश्चित रूप या से शिक्षा का स्तर गिरा है? निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर गिरा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मजबूरी में कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, इस बात को मैं मन से स्वीकार करता हूँ।
आपके बच्चे भी जा रहे हैं कोचिंग? हमारे बच्चे भी कोचिंग, हमारे बच्चे तो पढ़ाई कर चुके, मेरा बेटा तो जुडिशरी का तैयारी कर रहा है अभी वो। तो आपके प्रतिनिधि जीतेंगे तो आप कैसे क्या देखिए, करेंगे? हमारा बात समझिए, हम लोग का पहला भी आप देखेंगे अभी कांग्रेस में मैनिफेस्टो है, हम लोग का पहला प्रयास है शिक्षा का जो स्तर है, जो पहले आज का 30 साल 40 साल पहले हुआ करता था, 30 साल पहले, आज जितने भी पुराने बुजुर्ग लोग से पूछिएगा सब अपने गांव का, अपने कस्बा का स्कूल से पढ़ के पदाधिकारी अफसर लोग बने हुए हैं। इधर इन दिनों क्या हुआ है, प्राइवेट स्कूल का जो एक कॉकस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे हावी हो गया है, जो हमारा हजारीबाग भी उससे ग्रसित है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे 10 साल से, सरकार कोई भी रहा, उनका अपना 2 प्राइवेट स्कूल है, आज तक एक बार भी किसी सरकारी स्कूल में विजिट नहीं किए कि जाके वहाँ के बच्चों को हम प्रोत्साहित करें कि भाई तुम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम अपना करियर को आगे बढ़ाओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए। यहाँ की जनता भी बहुत जीवंत थी। भदौरिया जी, एक बात सवाल उठाए, क्लोजिंग कमेंट करें, क्लोजिंग कमेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार के चुनाव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हजारीबाग ने एक्चुअली इस बार का चुनाव जीत लिया है। हजारीबाग इसलिए क्योंकि दोनों उम्मीदवार इस बार हम लोग के हजारीबाग के अपने लोग हैं, स्थानीय उम्मीदवार है। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, दोनों विधायक है, इसी जिला में विधायक है और दोनों पॉपुलर हैं, दोनों युवा हैं। तो ये इस मामले में हजारीबाग का, ये हम लोग का नेता हो, हजारीबाग की जय जीत है। श्री राम उनको कहना ही कहना है। हजारीबाग जो है वो राम की ही धरती है, यहाँ जय श्री राम ही होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मंच पर आप आए, आपने यहाँ का मर्म बताया, या समीकरण बताया, मुद्दे बताए। यहाँ की जनता ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बहस में, डिबेट में हिस्सेदारी की, उसके लिए हजारीबाग की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। में एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल का काफिला पहुंचा है। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। चुनाव में हजारों रंग होते हैं और इसी रंग में एक रंग जो है वो स्थानीय लोक कलाकारों का भी है। लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति के जरिए न केवल लोगों का मनोरंजन करते हैं बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक भी करते हैं। हमारे साथ हजारीबाग के स्थानीय लोक कलाकार मौजूद हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करेंगे।